हेलो एवरीवन। अभी जो हमारा आज मॉक टेस्ट हुआ था, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को, और उसके साथ यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। पहले मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, फिर हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने 13 वाला मॉक नहीं दिया था, तो वो मॉक हम दोबारा भी रीओपन कर देंगे, वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। और जो हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है वो 17 को है। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम दोनों मॉक टेस्ट की जो PDF है वो आपको 17 का मॉक हो जाने के बाद प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके साथ यहाँ पे जो लिंक है इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मॉक था, इसके अलावा हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं जिसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, एक ये प्लान है और 2 प्लान्स इसमें हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें से भी कोई प्लान को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके डिटेल्स के लिए आप वीडियो में यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, विजिबल है, आप यहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था इलीगल सिग्निफाइज द वर्ड इलीगल। इलीगल का मतलब जनरली क्या है कि जो चीज़ लीगल नहीं है वो क्या है, इलीगल। अब जैसे कि मैं ऑफेंस की बात करूं, तो ऑफेंस जो है वो IPC के सेक्शन 40 में डिफाइन है। वो तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि जिसे लॉ प्रोहिबिट करता है, यानी जो लॉ में अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब जो ऑफेंस है तो वो उसे प्रोहिबिट करता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि एवरीथिंग विच इज़ फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप सिविल एक्शन ले सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो यहाँ पे ऑफेंस करने के बाद उस पर सिविल एक्शन होता ही है। सिविल के साथ वो डिपेंड करता है ऑफेंस क्या है, इसके साथ वो क्रिमिनल जो है वो भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये जो नॉवल है इसके ऑथर कौन है, जो कि ओरिजिनली इसका टाइटल क्या है, रेत। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए यहाँ पे क्या है। अब इसके बाद ये जो बुक है, इन्होंने वो क्या किया है, एक इसके बुक के लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी जीता है। तो इस बुक की राइटर हैं यहाँ पे गीतांजलि श्री। तो रेत का मकबरा जो है वो है हिंदी नॉवल है, जिसे गीतांजलि श्री ने लिखा है, बेस्ड इन न्यू दिल्ली, और इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का मिला है। और इसको जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेट किया है डेजी रुकविल ने ट्रांसलेट किया था इसको, जो कि यूनाइटेड स्टेट की है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन आहत। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका गीतांजलि श्री। ऑपरेशन आहत जो है रिसेंटली न्यूज़ में दिखा था, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑपरेशन जो आहत है वो कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेट है। देखिए, जो ऑपरेशंस होते हैं इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन आहत में आहत की फुल फॉर्म क्या है, या इसमें H किस लिए स्टैंड कर रहा है, या T किस लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर किसी की फुल फॉर्म है तो वो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म के अलावा अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो उस स्टेट के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स में जब भी आप करंट अफेयर्स करें, तो जैसे आपने पूरा टॉपिक किया है, टॉपिक करने के बाद आप उसके MCQs को ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि MCQs से ही आपकी क्लियरिटी आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ऑपरेशन आहट जो है वो कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो सेक्शुअल असॉल्ट इफ देयर इज़ नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इवन सेक्शुअल इंटेंट। अ कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी ये, तो यहाँ पे ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, इसको बाद में ओवररूल भी किया गया है। तो जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता तब तक चाहे वो सेक्शुअल इंटेंशन के साथ हो, तो वो सेक्शुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। ये सतीश रेड्डी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया था, इसको ओवररूल किया गया था। तो वो भी यहाँ पे है, टॉर्नी के केस में है, वो उस केस का नाम अभी मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ नेक्स्ट देखिए, टोबैको फ्लू जो है कौन सी, यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, कौन सी एंडेमिक से रिलेट कर रहा है, ये कौन से स्टेट से रिलेट कर रहा है। तो ये जिस स्टेट से रिलेट कर रहा है उस स्टेट का नाम है केरला, ये केरला से रिलेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं यहाँ पे जो री-इलेक्ट हुए हैं, तो ये आपसे हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके पूछे, तो इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, टेड्रोस एडोनोम।
तो यहाँ पे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके हेड कौन है, तो ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं और ये 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा में हुई थी, वहाँ पे इनका री इलेक्शन जो है वो कंफर्म किया गया है। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि अगर कोई जो इनका हेड है वो री अपॉइंट हो सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको कंफ्यूज किया गया था। कंफ्यूज किस इन द सेंस कि इसमें कुछ सब पॉइंट्स भी ऐड किए गए थे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट जो बिल है 2021 का, जैसे कि लीगल करंट अफेयर्स में काफ़ी पूछते हैं स्टूडेंट्स की लीगल करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है क्या। तो देखिए कुछ वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ये समझना है कि जो बिल या जितने भी स्टैट्यूट्स हैं जो चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस टाइम पे आए हैं सामने से वही पूछे जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पूछे जाएंगे। जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं वो पूछे जाते हैं। तो जैसे इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट जो था बिल 2021 का था, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट आप देखेंगे कि इट्स एम एट लिंकिंग आधार टू द वोटर आईडी, ये बिल्कुल सही है। इस इलेक्शन लॉ में इस प्रोविजन को ऐड करने की कोशिश की गई थी कि इससे आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को मिलाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड क्या है, पीपल वुड बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग, लोगों को वोट देने से रोका जाएगा। देखिए ऐसा कभी भी किसी भी सिचुएशन ऐसे नहीं होता कि लोगों को रोका जाए। इफ़ दे डोंट लिंक द आधार विद इन 6 मंथ फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप इसमें कि कॉमन सेंस लगा के भी इससे जो है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है वोटिंग हमारा राइट है, तो इसे कोई भी डिबार नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या थी स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट वुड आल्सो अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है हमारा 1950-51 का, इसे भी अमेंड करेगा। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये करेक्ट है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉर्पेट जो है ये एक्सरसाइज है। कॉर्पेट के आगे जो इंडोनेशिया है इनकी भी हुई थी, बट उसके नाम में डिफरेंस है। ये सिंपली पूछ रहा है कॉर्पेट जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, ये नेवी से रिलेटेड है। तो ये क्या है, इंडियन नेवी रिसेंटली अंडरटुक कोऑर्डिनेट पेट्रोल, यानी कि कॉर्पेट एक्सरसाइज ये हुई है बांग्लादेश के साथ। अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है एसडीपी जो एक एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन क्या है वो आपको बताना है। तो इसके साथ ही ये आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो जब कोई चीज़ आरबीआई से रिलेटेड, देखिए सभी बैंक से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होते। मान लीजिए कि एसबीआई वगैरह या कोई लीगल पर्सपेक्टिव से भी ऐड हो, तब भी बैंकिंग जो है उनका करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा नहीं आता, तो आप बैंकिंग सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो, स्किप कर दो। और इसके साथ लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आरबीआई से रिलेट कर रही है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन भी बिल से रिलेटेड था, पॉइजन बिल जो रिसेंटली न्यूज़ में आया है। ये पॉइजन बिल बेसिकली जो फाइनेंस से रिलेट कर रहा है। हो सकता है आपको इन चारों, जैसे कि इसमें देखिए फाइनेंस ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका वो है एक्विजिशन ऑफ कंपनी, जो फाइनेंस से रिलेट कर रहा है। इनकेस आपको अगर ऑप्शन इसके बजाय फाइनेंस दिखे तो आप उसमें भी स्टिक मार सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पल्ली जो कि इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, तो ये कौन सी स्टेट में है। जो कोई भी चीज़ फर्स्ट अगर हो रही है इंडिया में तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेट रहा है इन अ पॉजिटिव वे या नेगेटिव जो भी है, बट इसके काफ़ी करंट अफेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन जो है किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल पावर। हम क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को आप ऐसे मत कीजिएगा कि ठीक है ये मैंने टिक लगा लिया, ये सही हो गया, गलत हो गया, एक क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन पढ़े, सही गलत ठीक है, ऐसे नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके चारों ऑप्शन पढ़ने के साथ आप उस पर थोड़ी सी अपनी रीजनिंग को देखिए कि ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है,
और इसके साथ आपके बाकी ऑप्शंस को भी आप कंसिडर कीजिए और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, आप जितना भी आपको आता है आप उसको रिकॉल कीजिए। तो इससे आपको वो सिर्फ रट्टा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो जैसे कि इसका करेक्ट आपका जो आंसर है वो है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ जो रिन्यूएबल पावर है इसके ट्रांसफर के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन जो मत्स्य है, अब मत्स्य जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं ये फिश से रिगार्डिंग है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी, जैसे कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, ये बेसिकली ऑपरेशन उससे रिलेट करेगा। अगर हम एक रीजनेबल पर्सन की तरह सोचें तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बी इन्होंने कैसे कंफ्यूज कर दिया कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा जो है, ये केरला और उड़ीसा में आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये कोस्टल एरियाज एक तरह से आपको दे दिए हैं। तो जैसे कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है केरला। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6 ICC वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आते हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जो 4 ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, जो फ्रांस है, उसके बाद ये जितने भी सारे होते हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारा ICC वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो मिताली राज जो पहली इंडियन वीमेन क्रिकेटर हैं जो 6 जो है ICC वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहुंची हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। 2022 में क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर की लार्जेस्ट कंट्री जो है वो USA बनी है। करंट अफेयर्स में वैसे कुछ बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है जब तक अगर उसमें डिप्थ में ना जाएं। बाकी क्वेश्चंस को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, अभी भी मैं इनको बताती चल रही हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड अ मिसाइल इनटू विच नेबरिंग कंट्री ड्यू टू टेक्निकल मेल फंक्शन। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी गलत दिया होगा या गलत देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे तो जो हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा मीम्स बने थे, बहुत वायरल हुए थे। तो ये पाकिस्तान पे हुआ था कि गलती से जो है टेक्निकल गलती की वजह से वो मिसाइल फायर हो गया था एक्सीडेंटली, वो पाकिस्तान पे हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट इज़ रशियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ट्रेड। तो रशिया का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ क्रूड पेट्रोलियम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कमेटीज़ के चेयरमैन होते हैं, मैंने कमेटीज़ पे वीडियो बनाई थी, मैं अभी जैसे ही फटाफट मेरे को टाइम मिलेगा तो फटाफट कमेटीज़ और जो केसेस हैं उनकी वीडियो कल तक मैं कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ। अदरवाइज़ मैं LLB एग्ज़ाम से, DU LLB एग्ज़ाम से पहले ये वीडियोस अपलोड कर दूँगी। कमेटी पे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर पाकिस्तान है, ये हम कर चुके हैं सिमिलर PPT। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो हाई पावर जो कमेटी है 4 धाम प्रोजेक्ट की, उसको किसने हेड किया था, उसके चेयरपर्सन कौन है, A.K. सीकरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था बुक के बारे में, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है वो दलाई लामा एंड डेस्मोंड टूटू ने लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब इलेक्शन हुए थे तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। तो अब जिन स्टेट में इलेक्शन हुए हैं उन स्टेट में ही तो यहाँ पे न्यू CM अपॉइंट होंगे, तो उन्हीं CM से पूछेगा, वो उन्हीं CM के नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि किसी के भी पूछ लें, वो बहुत ही अगर आपका बैड लक है तो पूछेंगे, अदरवाइज जो करंट में जिनमें इलेक्शंस हुए हैं उनके ही पूछते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के CM यहाँ पे बने हैं। इसके बाद जेन स्टोलनबर्ग, ये अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एक यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हैं। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हमारे इंडिया से बाहर है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ही हम इसको देखते हैं, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे यूक्रेन से रिलेटेड है, यूक्रेन में जिस नाटो की वजह से बहुत ज़्यादा वॉर हुआ है यूक्रेन और रशिया में, तो जो इससे रिलेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलबर्ट एफ हंगबो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द DG ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए कौन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या हैं, इलेक्ट हुए हैं डायरेक्टर जनरल। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इसका आंसर है उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 5th बिम्स्टेक समिट जो 2022 का है उसे होस्ट किया है। बिम्स्टेक समिट, आसियान समिट, ऐसे कुछ समिट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिसमें या तो इंडिया मेंबर है तो वो समिट पूछे जाते हैं, या तो उनका टाइम पूछा जाता है, या तो वो कहाँ पर हेल्ड हुए थे, किसने उन्हें होस्ट किया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रीलंका। नेक्स्ट है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये एसोसिएट करता है कौन सी कंट्री से। देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट हो सकती है। ये जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सबसे पहले तो ये एसोसिएट कर रहा है ताइवान से, बट अगर मान लीजिए ताइवान ना दे के आपको ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट दे दे, तो आपका इसका यूनाइटेड स्टेट भी गलत नहीं होगा। अब ये क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने इसको सपोर्ट किया है ताइवान को, इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट ने इसको अमाउंट दिया है, तो या यूनाइटेड स्टेट डॉलर दिए हैं इस चीज़ को सिस्टम सपोर्ट करने के लिए, तो जिसकी वजह से जो है ताइवान ने ऐसा इसको किया है। और यहाँ पे जो फंड है ये सेल्फ रूल्ड आइलैंड जो है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, इसको डिफेंस सिस्टम, इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए दिया है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप यूएस से भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह मैंने एमसीक्यूज देखा है, उसमें हम एक क्वेश्चन मैंने खुद इसको में ताइवान ना देके यूएस से दिया था, तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिलाल पाकिस्तान, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ हिलाल पाकिस्तान, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का 2022 में, ये किसको दिया है? ये बिल गेट्स को दिया है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इज अ गुड स्विमर, ही फाइंड्स वाई। एक्स एक गुड स्विमर है, उसने देखा वाई को, जो कि एक 7 साल का बच्चा है, वो कैंडल में क्या कर रहा है, एक तरह से डूब रहा है, तो उसने उसको वो उसको बचा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, द चाइल्ड इज ड्रॉन, वो डूब रहा है, ठीक है, डूब जाता है। फिर उसके बाद एक्स यहाँ पे गिल्टी होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहले जो सिचुएशन है, अगर हम इसमें मोरल वे इमोशनल वे में जाएं तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मोरली हम इसको इसलिए रॉन्ग कह रहे हैं क्योंकि उस बचा सकता था लेकिन उससे नहीं बचाया। लेकिन हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी ड्यूटी नहीं थी जाके उसको बचाए, ना उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ना उसकी लीगल ड्यूटी थी। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस तब बनता है, लाइबिलिटी तब बनती है जब आपके पास ड्यूटी हो तब। अगर आपके पास ड्यूटी नहीं है तो आपने कोई ऑफेंस किया हो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या है, उसकी लाइबिलिटी वो नहीं बनती, नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, नो ऑफेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, U22 मून रोवर, ये क्या है, एक रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कौन सी कंट्री ने इसको क्या किया है, वो लॉन्च किया है। तो U22 मून रोवर, जैसे आप मतलब कि नाम से भी इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री से रिलेट कर रहा है, तो ये चाइना से रिलेट कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विपो स्टैंड फॉर, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे IPR के भी हैं। तो विपो किससे रिलेट कर रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए IPR को आप स्किप, मैं कहूँगी बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि IPR बहुत इजी है। आप उसको कहीं से भी एक नॉर्मल रीडिंग, आप कहीं किसी भी सोर्स से, कुछ नहीं तो आप गूगल कर लीजिए और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको बस एक बार गो थ्रू करिए, आपको पूरा IPR जितना एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से है क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और कम एफर्ट में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैड्रिड एग्रीमेंट जो है वो किस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है। जो मैड्रिड एग्रीमेंट है आपका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क से रिलेट कर रहा है, यानी कि जो ट्रेडमार्क होते हैं ना उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट जो आपका एक्ट होता है, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जैसे कि आपका कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, डिज़ाइन होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है, तो इस तरह से आपके जो होते हैं। अब यहाँ पे पेटेंट भी होता है, तो इसमें कौन सा जो है वो कॉपीराइट में कवर नहीं होगा। कंज्यूमर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कवर होते हैं कॉपीराइट में।
वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, तो इनका जो भी आर्ट का वर्क होता है वो ऑब्वियसली कवर होता है। अब फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अभी रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि आप कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकते, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई मूवी अगर रिलीज़ हुई है, आप उसकी कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है। देखिए, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नॉट लिखा हो तो यू मस्ट बी रिमेंबर कि यहाँ पे नॉट पूछा है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखना। आसान भी है, लेकिन समटाइम्स काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और नॉट को हम ये समझ लेते हैं, नॉट ना समझ के पॉजिटिव वे में आंसर लगा देते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद ट्रेडमार्क इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ, रजिस्ट्रेशन में जो ट्रेडमार्क है वो 10 साल के लिए होता है, आपको 10 साल पे टिक लगाना होता है, और इसके साथ ये बाद में इसको एक्सटेंड कराया जाता है, वो एक अलग ही है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि आप इस पर 10 साल का इसका टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि जो नेशंस हैं उनके बीच में ट्रेड के लिए रूल्स बनाना ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए आप, WTO केम इनटू बीइंग ऑन। WTO कब एक्सिस्टेंस में आया? जैसे WTO से पहले हमारे पास गेट था, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे इसको हटा दिया गया, इसको रिपील किया, फिर WTO आया 1 जनवरी 1995 को। तो इसकी डेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ट्रिप्स की फुल फॉर्म। ये ट्रिप्स, विपो, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इजी है, पूछ ली जाती है। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके गार्जियन कौन है? उसके गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ मेंस रिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट इसमें से कौन सा नहीं है मेंस रिया का? सबसे पहले जो हमारे इंग्रेडिएंट में एक्टस रिया और मेंस रिया किसी भी ऑफेंस का जो है IPC में वो क्या है? इंग्रेडिएंट है। किसी भी मेंस रिया और एक्टस रिया किसी भी ऑफेंस में होना, क्राइम में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ यहाँ पे कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो जब आपकी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड था या नहीं। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस भी ऐसा है जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने इंटेंशनली किया है या नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेड। ये लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो अगर आप किसी लॉ को ब्रीच करते हो, मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया और फिर मैं बाद में बोलूँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मर्डर करना जो है ऑफेंस है, तो मैं इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकती। जब एक पर्टिकुलर जगह पे जो चीज़ ऑफेंस है और आप इसको कमिट करोगे तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी बनेगी, चाहे आपकी इंटेंशन हो या ना हो। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ ओल्ड वीमेन, एक ओल्ड वीमेन को पॉइंट करते हुए आर्यन ने बोला कि इस लेडी का जो सन है, यहाँ पे हम इस लेडी को एक सर्कल के वे में बनाते हैं, इस लेडी का जो सन है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? सन इज माई सन्स अंकल, उसके बेटे का जो है वो क्या है? अंकल है, ठीक है। ये रीजनिंग वाला पार्ट मैं आपको जो इसकी PDF दूंगी इसमें सारे एक्सप्लेनेशन से है, तो मैं इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सन, ठीक है। हम खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट, जहाँ पे आपको कंसीलमेंट का वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पे आप इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो फ्रॉड की बात कर रहा है। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट को आप जान के उसको एक्टिव
एक्टिव तरह से छुपा रहे हो, तो वो क्या है, यहाँ पे आप फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कॉमन इंटेंशन। देखिए कॉमन इंटेंशन में मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जो वो तैयारी करते हैं। तो कॉमन इंटेंशन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सिमिलर इंटेंशन इसका कभी भी आंसर नहीं होता है, ठीक है। सिमिलर इंटेंशन क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉमन इंटेंशन में सिमिलर इंटेंशन के साथ साथ यहाँ पे जो है वो सेम इंटेंशन होनी चाहिए, सेम पीपल, सेम लोगों के बीच में भी वो इंटेंशन होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि अनएनिमियस डिसीजन इन अ मीटिंग टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए एक मीटिंग में जितने भी लोग हैं उन सभी की सेम जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, सेम डिसीजन होना चाहिए। तो इसका ये मतलब होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, When a criminal act is done by several person, जब कोई क्रिमिनल एक्ट अलग अलग लोगों के थ्रू किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन पे, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ वन इज देम ऑल ईच वन ऑफ देम इज लाइबल। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो पर्सन करेगा अपनी अपनी ड्यूटी करेगा और यहाँ पे जो एक सिंगुलर जिसको जो एक्टिविटी दी गई है वो करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर तो डी है, पर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम जाके बैंक लूटेंगे। उसमें ए ने बोला कि ठीक है मैं वैन लेके बाहर खड़ा रहूँगा, जैसे ही तुम बैंक लूट के आओगे तो मैं उस वैन में तुम बैठना, मैं लेके चला जाऊँगा। ए फिर उसके बाद बी बोलता है, बी और सी बोलते हैं हम जो है वो कहाँ जाएंगे, हम बैंक के अंदर जाएंगे। और जो डी है वो क्या करेगा, सबको मतलब देखेगा कि कहीं बाहर से कोई पुलिस नहीं आ रही, मतलब उनको बाहर से प्रोटेक्ट करेगा। तो सबकी अलग अलग ड्यूटी है लेकिन सबकी इंटेंशन बैंक लूटने की है। तो यहाँ पे अगर बैंक लूटता है, ठीक है, बैंक लूट लिया इन्होंने और यहाँ पे चारों की सिमिलर लायबिलिटी होगी। बट एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊंगी, ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए सबकी यहाँ पे एक जो कॉमन इंटेंशन है वो ये है कि वो बैंक लूटेंगे, बट ए क्या करता है, सॉरी बी क्या करता है, वो अपनी मर्जी से 2 लोगों का मर्डर कर देता है। तो ए, सी और डी जो है यहाँ पे वो बैंक लूटने के लिए लाइबल होंगे, बट बी जो है यहाँ पे वो मर्डर करने के लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए सी और डी लाइबल नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स एन एम्प्लॉयर, एक्स एक एम्प्लॉयर है, डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज टेलिंग दैट इट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। ये क्या है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द प्रोविडेंट फंड, बट फेल्स टू क्रेडिट इट इन द फंड, बट वो उसको फंड में नहीं देता। तो यहाँ पे एक्स ने क्या कमिट किया, एक्स ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया, यानी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको ट्रस्ट करके, वो क्या किया, ट्रस्ट करके उसको पैसे दिए, बट उसने ऐसा नहीं किया तो उसने उनके ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एंड बी जो है चोरी करने के लिए एग्री होते हैं जेड के घर में, बट यहाँ पे कोई थेफ्ट जो है एक्चुअल में कोई भी चोरी कमिट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जब चोरी कमिट नहीं हुई, एक्चुअल कमीशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो पूरी कॉन्स्पिरेसी कर ली थी, पूरे एग्री हो गए थे। यहाँ पे अब देखिए अगर आपने कॉन्स्पिरेसी पढ़ा है तो बिल्कुल उसकी डेफिनेशन आपको फॉलो, यहाँ पे आप डेफिनेशन को देख पाएंगे। ए एंड बी एग्री टू कमिट व्हेन 2 or more पर्सन एग्री और मेक एन एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल, कोई भी इलीगल एक्ट या कोई भी ऑफेंस। तो वो इलीगल एक्ट ऑफेंस क्या है, थेफ्ट, यानी थेफ्ट करने के लिए वो एग्री हो गए हैं। तो वो सिर्फ अगर एग्री ही हो रहे हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा, अगर वो कमीशन कर दिया तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डकैती और रॉबरी। इसके रिगार्डिंग है, डकैती ऑक्यूज व्हेन अ रॉबरी इज जॉइंटली कमिटेड और अटेम्प्ट बाय। देखिए रॉबरी और डकैती में सिर्फ इतना फ़र्क है, ये नंबर स्पेसिफिक ऑफेंस है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे एंगेज हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो डकैती बन जाएगी, और 5 से कम है तो वो रॉबरी रहेगी, बस उसमें इतना फ़र्क है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए हमारी जो टोटल शेड्यूल है अभी वो 12 है, तो ये 12 शेड्यूल आप सारी शेड्यूल याद कीजिएगा, कौन से शेड्यूल में क्या है, उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इनमें क्या है।
क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चंस 100% आते हैं। आप बहुत कम टाइम लगा के इसमें अपने जो मार्क्स हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो शेड्यूल 10 में है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रीच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन नेग्लिजेंस। जो नेग्लिजेंस होता है, सबसे पहले टॉर्ट भी है आपका, आईपीसी में भी ऑफेंस है। तो जो नेग्लिजेंस है ये कब माना जाता है कि किस चीज़ के ब्रीच होने से नेग्लिजेंस यहाँ पे मानी जाती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्रीच करते हो तो नेग्लिजेंस नहीं है, इसमें आपको कंपनसेशन पे करना होता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज रेमेडीज होती हैं, तो ये नेग्लिजेंस तो नहीं है। इसके बाद ट्रस्ट और ब्रीच, जब आप किसी का ट्रस्ट या ब्रीच जो है उसको ट्रस्ट या ड्यूटी आप ब्रीच करते हो या तो आपकी यहाँ पे नेग्लिजेंस बनती है। आपकी ड्यूटी ये वर्ड इससे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी नहीं है, अगर सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्टेबल नहीं है, आप ट्रस्टेबल नहीं हो, आपकी ड्यूटी नहीं है ट्रस्ट की, तो आपके यहाँ पे लाइबिलिटी भी नहीं बनेगी नेग्लिजेंस की। ठीक है, जैसे अभी हमने केस देखा था, एक बच्चा जो डूब रहा होता है तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी नहीं थी, तो ड्यूटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ नॉन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया जो है वो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, हिंदी इज़ द डैश लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा अजय देवगन की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट थी कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा समथिंग कुछ स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उसमें जो है ये काफ़ी क्वेश्चन सामने आ रहा था हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी जो नेशनल राजभाषा नहीं है, हिंदी लैंग्वेज हमारी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये प्रिंसिपल पे एक ही क्वेश्चन है शायद प्रिंसिपल बेस्ड, तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डीयू में प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आता है नहीं आता है। आपको सिर्फ लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल कह रहा है आप वो पढ़ लो, प्रिंसिपल नहीं भी है तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रिंसिपल होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी अच्छी करनी है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अ पर्सन में टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ और वन प्रॉपर्टी, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम एन इमीडिएट थ्रेट अटैक अनदर, किसी और पर्सन पर अटैक कर सकता है। तो आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये किस पे है, ये डिफेंस से रिलेटेड है, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात कर रहा है, अगर आपके थ्रेट है तो आप उसको अटैक कर सकते हो। ठीक है, अब फैक्ट क्या कह रहे हैं इसके, राज और सिमरन जो हैं वो एक पार्क में खेल रहे हैं, दे स्टार्टेड फाइटिंग, Raj hit Simran in retaliation. Simran hit Raj and later claimed the defense state and the principal. तो ऐसे केसेस में यहाँ पे पहले जो है वो राज ने हिट किया सिमरन को, तो सिमरन ऑब्वियसली एक्शन का जो रिएक्शन है, खुद को अगर उसको थ्रेट फील हो रहा है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी, वो जो एक्ट कर रही है खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसको डिफेंस मिलेगा। तो सिमरन कैन सक्सेसफुली क्लेम द डिफेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो इतने ये आप करोगे प्रैक्टिस जितने एमसीक्यूज की उतना आपको फ़ायदा होगा। तो हमारे मॉक टेस्ट भी कुछ इसी तरह से अरेंज है, उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं, फुल मॉक टेस्ट भी हैं, और इसके साथ यहाँ पे आप जो है हमारे जो करंट अफेयर्स के 3 प्लान्स हैं उनमें आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल जो हमने ऑर्गेनाइज करके दिया है वो सिर्फ DULLB जो लॉ एंट्रेंस है उनके पर्सपेक्टिव से है। तो यहाँ पे उससे वो क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप फटाफट उनको रिवाइज कर सकते हो। तो उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो आपको अवेलेबल है, तो आपको काफ़ी कंटेंट प्रैक्टिस के लिए है, इस सीरीज़ में भी है, जनरली वैसे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप क्योंकि MCQ पेपर है तो MCQ पेपर आपको क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली जितने आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेथ ऑफ अ मेजर पर्सन इज कॉज्ड विथ हिज कंसेंट, अगर अब देखें यहाँ पे क्या है, पर्सन मेजर है, अभी यहाँ पे डिफेंस क्या है, कंसेंट, अपनी मर्जी से वो अपनी डेथ कॉज करवाता है और सफर डेथ एंड टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विथ हिज नॉन कंसेंट। ठीक है, वो खुद कंसेंट लेता है, कंसेंट देके अपनी जो वो डेथ के रिगार्डिंग कुछ करवाता है किसी पर्सन से। तो ऐसे कंडीशन में अगर पर्सन मेजर है तो, अगर मेजर है तो
यहाँ पे वो क्या होगा, मर्डर नहीं होगा अगर कंसेंट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन है इंडिया का वो किसने हेड किया था, वो हेड किया था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। 21A सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब जो राइट टू आपका एजुकेशन है वो इंसर्ट हुआ था 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, और ये राइट टू एजुकेशन में यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में बात की गई थी, और इसके साथ साथ यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग एक फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी बनाया गया था। अब इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इन्होंने B.R. अम्बेडकर जी ने ऐसे बोला था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका यहाँ पे जो प्रीएम्बल है उसको किसने प्रपोज किया था, तो ये किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो इसके बाद जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है इसे मंडल कमीशन, मंडल जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है, इंदिरा साहनी का केस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके बाद आपका अशोक कुमार का जर्नल का केस जो है ये कुछ केसेस हैं ये रिजर्वेशन से रिलेट करते हैं, तो आप इन सभी को एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका किससे है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, या ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कौन से आर्टिकल से डील करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 39A। तो इस तरह के कुछ ऐसे आपके क्या हैं आर्टिकल्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता, तो आपको ये पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे, तो वो अम्बेडकर जी थे, B.R. अम्बेडकर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि किसका आंसर कुछ और होना चाहिए, या इसका आंसर ये क्यों है, या मतलब कुछ भी ऐसे वो है कि आपको कुछ दिक्कत है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उन क्वेश्चन को रिकंसिडर करेंगे। अगर उसमें किसी क्वेश्चन में कुछ और ऐड करने लायक या कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगी। तो जब भी आप उनको देखें या आप वीडियो देखें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को अगर कोई कमेंट पिन है तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड हियर। तो जो फंडामेंटल राइट की रिगार्डिंग अमेंडमेंट से रिलेटेड पहला जो केस है दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें सारे ऑप्शंस हैं, इवन वो सारे ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट मतलब कि इन ऑप्शंस में किस केस में क्या कहा गया है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि KS पुक्ता स्वामी जो केस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसे आधार वर्डिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आधार वर्डिक्ट जो है इसे बाद में चैलेंज भी किया गया था इसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग, बट वो उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1938 में, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली फॉर्मुलेट हिज डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में असेंबली को पूरी तरह से फॉर्मुलेट करने की डिमांड किसने रखी थी, नेहरू जी ने रखी थी। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, दैट इज A and B कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज। मैरिज का टाइम फिक्स होने से पहले दोनों एक दूसरे से शादी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट ए जो है उसको शादी होने से पहले ए पागल हो जाता है, ए बिकम मैड। तो देखिए अब जो इसका एक इसेंशियल है
ए के बिना तो ऑब्वियसली शादी नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो बन जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे 60 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंडर में जो है कोई भी आपका इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जितना जहाँ से भी आपका ये शुरू हो रहा है 147 तक, जो 146 तक जो है, इतने एंड तक तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट 124 से लेकर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हैं आप उनको एक बार ज़रूर पढ़िए। 136 जो है आपका वो पूछ लिया जाता है, 141, 143, तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट है आपको जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि कोर्ट अपने ही डिसाइड किए हुए केसेस को दोबारा रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन रिव्यू हाई कोर्ट के डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आप देखेंगे यहाँ पे कैन रिव्यू केसेस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट। आपको जुडिशियल रिव्यू को समझना ज़रूरी है। तो जैसे 13 में भी, आर्टिकल 13 में भी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 13 नहीं, दैट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है आपको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिमिलर ऑप्शन दें, इसमें और भी चीज़ें हैं, तो आपको इसको समझोगे तभी आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर पाओगे। अब जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही आती है? तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट का इशू। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट का जो इशू है वो हाई कोर्ट के पास भी पावर है 32 में प्रोटेक्ट करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है 226 में इसको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है कि इसमें जो आपको जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें गलत मार्क था, बाद में उसको ठीक कर दिया गया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो आपका क्या है, अरेस्ट जो है वो बिना किसी वारंट के भी वो हो सकता है, उसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस द कोर्ट कैन। रिट ऑफ मैंडेमस में क्या होता है, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट गवर्नमेंट को ये कुछ करने या कुछ ना करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी है, और इसमें आपका ऑप्शन ए है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज अ बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम की बुलवर्क किसे कहा गया है, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन होम आर द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन इंडिया। तो किसमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से कोर्ट को दी गई है? आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमारे दोनों कोर्ट को दी गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कौन से इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जिसके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, दैट इज सोशल जस्टिस। हमारा नेक्स्ट जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप बेरेक्ट से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें से कई बार बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्पेशली आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से बोरो किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एंटोनिम्स हैं, जैसे कि फोरमोस्ट यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, एंटोनिम्स अपोजिट। ठीक है, फोरमोस्ट का मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है, और फोरमोस्ट का एंटोनिम्स हो गया आपका अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है आपको। ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स अगली है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास चला गया, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को का, आपको हेडक्वार्टर बताना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगेन यहाँ पे पेरिस में है, और यूनेस्को में रिसेंटली अभी 195 मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू इनको गवर्न किया जाता है। तो ये मोर देन 50 फील्ड्स में ये वर्क करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है ये एनालॉजी है। एनालॉजी दैट इज लाइट एंड सन। लाइट और सन में क्या रिलेशन है? सन जो है वो लाइट देता है, और इन सेम वे फायर गिव्स हीट, और फायर क्या करती है? वो हीट देती है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैंडसम। एनालॉजी का क्वेश्चन है हैंडसम, ब्यूटीफुल और हस्बैंड। ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है। अब इसमें आप एनालॉजी में देखिए क्या है कि यहाँ वाला जो पार्ट है हैंडसम, हैंडसम किसके लिए यूज़ होता है? हस्बैंड यानी कि मैन के लिए। ठीक है, मेल के लिए। और ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ होगा? हस्बैंड का यहाँ पे किससे रिलेट कर रहा है वो? हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, तो वाइफ, ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज़ होगा? वाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडे, अप्रैल, जो एनालॉजी का पार्ट है। तो और उसके बाद नेक्स्ट है फ्राइडे के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मंडे और फ्राइडे में रिलेशन देखेंगे। जो मंडे है, ये वाला मंडे, ये फ्राइडे के कब आता है? 3 दिन बाद आता है, तीसरे दिन आता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो अप्रैल है, अप्रैल कब आएगा? अप्रैल अगस्त के। ठीक है, अप्रैल से अगस्त जो है वो कब आता है? तीसरे दिन आता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में 3 का वो है कि 3 महीने बाद आता है, 3 दिन बाद आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अगस्त। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पे। ए इज बीटिंग जेड एंड वाई जम्प इनटू स्टॉप द बीटिंग। ठीक है, एक्स जो है वो जेड को मार रहा होता है, वाई जंप करता है उसको मारने से रोकने के लिए, और इस प्रोसेस में ए इंटेंशनली क्या करता है? स्ट्राइक कर देता है वाई पर। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे देखना है कि उसको क्या किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी। ये थोड़ा ज़्यादा बेरेक से रिलेट कर रहा है, बट आप उसको समझ सकते हैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें क्या है? ए की लाइबिलिटी बनेगी वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट जेड के लिए। ठीक है, जेड को तो वो डेफिनेटली मार रहा है, और यहाँ पे दूसरी लाइबिलिटी भी बनेगी उसकी, वाई के लिए भी लाइबिलिटी बनेगी। वाई के लिए लाइबिलिटी क्यों बनेगी उसकी? क्योंकि उसने उसको इंटेंशनली मारा है। आप यहाँ पे क्लियर वर्ड देखेंगे, इंटेंशनली स्ट्राइक। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन ए है। बाकी के ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, उसमें क्या है। ऑप्शन बी जैसे कि कह रहा है कि 1 पनिशमेंट मिलेगी वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट ओनली टू जेड। देखिए ये गलत है, क्योंकि उसने वाई को इंटेंशनली मारा है। और सी में वाई को मिलेगी सिर्फ, ये भी गलत है। नन ऑफ देम तो डेफिनेटली गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। टॉट आर ग्राउंडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। टॉट जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे ग्राउंड है? किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? वो राइट्स पर बेस्ड है। टॉर्ट जो है यहाँ पे आपको टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, जिसका मतलब है ट्विस्ट और एक रॉन्ग जो भी है। इसमें आप दोनों वर्ड देख सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फैमिली लॉ का है। फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक मैरिज जो है, ए मैरिज विथ अ वीमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हर इद्दत पीरियड। ठीक है, इद्दत पीरियड अगर हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे इद्दत पीरियड शुरू होता है। और ड्यूरिंग इद्दत पीरियड जो लेडी होती है वो शादी नहीं करती, और ऐसा भी मतलब किसी के साथ वो रिलेशन में नहीं रहती कि इनकेस अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसके बच्चे की जो लेजिटिमेसी है वो प्रूफ हो जाए। तो अब अगर इस ड्यूरिंग पीरियड में वो शादी करती है तो वो शादी इरेगुलर मानी जाएगी। वॉइडेबल के कॉन्सेप्ट में नहीं, वो इरेगुलर मानी जाएगी। आप इसको वर्ड के साथ कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंसेस दैट मेक द क्राइम ऑफ असॉल्ट डिफर फ्रॉम द टॉर्ट ऑफ असॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसेंशियल है दोनों के बीच में? देखिए जैसे असॉल्ट है, असॉल्ट के साथ साथ आपका जो नेग्लिजेंस है, ये कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो आईपीसी के साथ साथ आपके टॉर्ट में भी एक ऑफेंस है। ठीक है, तो दोनों में ऑफेंस हैं। तो यहाँ पे दोनों में माइनर सा डिफरेंस क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। द विक्टिम ऑफ टॉर्ट जो है, द विक्टिम ऑफ टॉर्ट असॉल्ट न्यू अ पर्सन कमिटिंग द टॉर्ट मीन टू कॉज हार्म, यानी कि वो उस पर्सन को जानता है कि वो उस पर्सन को
क्या कर रहा है, वो उस पर्सन को हार्म पहुंचा सकता है। शॉर्ट में बेसिकली ये इस चीज़ की नॉलेज होती है कि अगर सामने वाला जो एक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो एक्ट जो है वो जो करने वाला है उससे उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि A loud buzz beat that can be heard through a apartment wall from another apartment at midnight can be classified as। ये न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो परेशान करना यानी कि मान लीजिए इसके एग्जाम्पल जैसे रात को 10 बजे के बाद जो म्यूज़िक चलाते हैं वो न्यूसेंस में उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती, बट वो एक तरह से क्रिएट कर देता है ऐसा कि अगर आपके पड़ोस में आपके नेबर इस तरह से कर रहे हैं रात को 11-12 बजे 1 बजे बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, न्यूसेंस की तरह हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यूसेंस। जैसे कि मान लीजिए ए जो है, ए का हॉस्पिटल है, यहाँ पे ए का हॉस्पिटल है ये, और ए के हॉस्पिटल के साइड में बिल्कुल एडजेसेंट एक जो घर है वहाँ पे रोज़ जो है 24 घंटे म्यूज़िक बहुत तेज़ लाउड उसमें चलता है, लाउड म्यूज़िक चलता है, 24 आवर चल रहा है। तो ये एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है एकदम, अगर वो हॉस्पिटल के बगल में है, साइड में है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे मैं कंसिडर नहीं करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। इस वीडियो में इसकी जो PDF दूँगी उसमें एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। ये इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। इसको आप खुद पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। जब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, देखिए जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की बात आती है तो आपको ये देखना है प्रपोजल की पूछ रहा है या प्रपोजल जो उसने ऑफर दिया है ऑफरर की तरफ से पूछ रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन वो रिवोकेशन की पूछ रहा है, किस चीज़ की पूछ रहा है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब जिस पर्सन के लिए वो प्रपोज किया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए ऑफर दिया जा रहा है, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, ठीक है। अब उसके बाद 82 क्वेश्चन देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से 10,000 रुपये देने के लिए इफ़ बीज हाउस इज बर्न। अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए लास्ट लाइन आपको क्लियर कर देगी क्या है ये, अगर बी का हाउस जल जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मैटर कर रही है कि किसी चीज़ के हैपनिंग पे बात हो रही है, कुछ होगा या नहीं होगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की जब बात होती है तो ये क्या हो जाता है, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो हैपन हो जाती है, अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो इन्फोर्सिबल हो जाता है। अदरवाइज अगर वो चीज़ नहीं होती है, वो इवेंट नहीं होता है, तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज। कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो जिसका जो एक्ट यानी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है, जैसे चांद तारे तोड़कर लाना, खजाना निकालना, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे ये पूरा काम है, आधी चीज़ लीगल है, आधी चीज़ इलीगल है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकेंड इज वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहला जो पार्ट आपका सही है, जो लीगल है वो वैलिड होगा, और जो लीगल नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट आपको बतानी है सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 85 नंबर पे, अ पर्सन who finds goods belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as A। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन है बेली, इसकी लाइबिलिटी बिल्कुल बेली की तरह होगी, ठीक है। बेली में क्या होता है कि आपके पास किसी पर्सन की कोई चीज़ रखी है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट गुड बट यू कांट यूज़ इट, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू ओनली टेक केयर, ठीक है, जो किसी और पर्सन से बिलोंग कर रही है, तो आपकी सेम ड्यूटी हो जाएगी बेली की तरह। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। मैंने इसको अभी बताया था कि नोबडी कैन डिस्कवर ट्रेजर स्पेशली बाय मैजिक। तो यहाँ पे जो इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं
these agreements are void agreements. They can never become contract because they are void. ठीक है, तो जो void होता है वो नहीं बनेगा एग्रीमेंट कभी भी, सॉरी एग्रीमेंट बन जाएगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अब देखिए नेक्स्ट जो है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस. अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी बेयर एक्ट से एग्रीमेंट की, अगर आपने हमारी जो DLLB की क्लासेस की वीडियो चल रही थी वो देखी होंगी, तो आपको इसका आंसर क्लियर आ गया होगा कि जैसे ही एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस है, फॉर्मेशन द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट है. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर पे, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स. हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू को बताया गया है हिंदू कौन कौन होगा. बुद्धिस्ट, सिख और जैन, ये तीनों क्या होंगे, हिंदू. इसके बाद एक लीगल मैक्सिम है, आपको बताना है एक्टस नॉन फैसेट रिया निसी मेंस सिट रिया. इसका क्या मतलब है कि बिना किसी गिल्टी माइंड के, मान लो मेरा गिल्टी माइंड नहीं है तो बिना किसी गिल्टी माइंड के कोई ऑफेंस नहीं हो सकता. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन के डिफेंस के रिगार्डिंग है. तो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस आपको कब मिलेगा, जब आपने जो इंटॉक्सिकेशन यानी कि कोई भी आपने नशे की चीज़ जो है वो आपने अपनी विल के अगेंस्ट ली है. अपनी विल के अगेंस्ट ली है मतलब आपको किसी ने दी, ज़बरदस्ती पिला दी है, ज़बरदस्ती आपने किसी ने आपको दी है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट है यहाँ पे 91 नंबर पे क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस. राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है, कब अवेलेबल होता है कि जब, इसमें मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप इसके सारे ऑप्शंस पढ़िए. राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब अवेलेबल होता है जब आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि आप प्रोटेक्शन के लिए कहीं से हेल्प मांगो या किसी पब्लिक जो अथॉरिटी है उनको कॉल करो या उनको बुलाओ. तो आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, देन यू हैव टू यूज़ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आप यूज़ कर सकते हो और कोई एक्ट कर सकते हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इंटेंशन के बारे में बताना है. तो इंटेंशन पे अभी एक क्वेश्चन था, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. इंटेंशन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, इंटेंशन इज अ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग. इलीगल वर्ड हर किसी पर एप्लीकेबल है, इनमें से बताना है किस पे एप्लीकेबल है. ये बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है. ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, एक ग्राउंड क्रिएट करता है सिविल एक्शन का. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. इसके बाद हमारा है इडियम्स. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसका करेक्टर काफ़ी वीक है, एंड हु लैक्स डेफिनेट बिलीव्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए. टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, अपने आप को पूरी तरह से ruin कर देना, ख़त्म कर देना. टू ruin वन सेल्फ. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. वट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपको खुद करना है. मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ. 81, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. इसकी एक्सप्लेनेशन आपको PDF में मिल जाएगी, PDF जो आपको मिलेगी. 97 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट नहीं है, 97 क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा. 98 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है अडलेशन. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको इसमें भी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है. करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसका कौन सा है, एग्लोमेरेशन. एग्लोमेरेशन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए है. अब इसके बाद यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन है, अ शिया मुस्लिम मैन इज एंटाइटल्ड टू परफॉर्म अ मुत्ता मैरिज विद. यहाँ पे जो मुत्ता मैरिज होती है, एक शिया मुस्लिम परफॉर्म कर सकता है, एक क्रिश्चियन वीमेन के साथ और एक जेविश वीमेन के साथ. इसमें जो होता है मैन, इसमें एक जो मुस्लिम मैन है वो किसी नॉन मुस्लिम से कर सकता है. तो यहाँ पे इस चीज़ को अलाउ किया गया है. तो इस वीडियो में इतना ही. और इस वीडियो में
इसको एंड करने से पहले अगेन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी ये 5 बजे से 7 बजे तक ये मॉक है। इसके बाद अगर हमें लगा कि और स्टूडेंट्स हैं इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ही हम इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो दोबारा ओपन करेंगे, अदरवाइज़ ये लिमिटेड टाइम तक ही आपको जितने बजे दिया गया है टाइम उतने टाइम तक ही इसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जिस हमारे कोर्स जो हैं इनके बारे में मैं आपको बता रही थी, वीडियो के बीच में भी बताया, तो इसमें ये आपके लिए कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे मॉक और ये सारे मॉक हम एक कंपाइल PDF में भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो जिसमें आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट मॉक की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।